हेलो दोस्तों, आप सभी को अपनी यूट्यूब चैनल साइंस सॉल्यूशन विद विकास में स्वागत है। आज हम सब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये बता देना चाहते हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज इतने जीवों की विविधताएँ हो गई है कि सभी को एक साथ अध्ययन करना बहुत ही मुश्किल जान पड़ता है। इसलिए यह क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू स्टडी इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट। सो इस क्षेत्र में सबसे पहले वैज्ञानिक क्लासिफिकेशन के करने वाले थे एरिस्टोटल, जिन्होंने प्लांट और एनिमल दो ग्रुप में बांटा। प्लांट को भी इन्होंने हर्ब, सर्ब्स, ट्री में बांटा तथा एनिमल को रेड ब्लड और जिसमें रेड ब्लड नहीं थे, यानी डोंट हैव रेड ब्लड। लेकिन इनके नियम जैसे जैसे विविधताओं की खोज होती गई, जीवों की खोज होती गई, इनका नियम को भी अमान्य घोषित कर दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट टू किंगडम क्लासिफिकेशन कार्ल लिनियस ने दिया। इन्होंने भी किंगडम को प्लांट और एनिमल ग्रुप में रखा, लेकिन इनका भी नियम आगे चलकर अमान्य घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि आपको यह पता है कि हर रोज़ किसी न किसी जीव का नए प्रजाति का खोज होते रहता है, जिस कारण इनका भी नियम फेल हो गया। लेकिन यहाँ एक बात को मैं नोटिस करने के लिए अवश्य कहूँगा कि कार्ल लिनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन को भी दिया था। इसके साथ इन्होंने बायनोमिकल्चर यानी द्वि नामपत्ति को भी दिया था। कहीं कहीं बच्चे इसको मिक्सअप कर देते हैं और कन्फ्यूजन हो जाते हैं, लेकिन यह स्पष्ट यहाँ पर हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन का भी नियम दिया था और इसके साथ इन्होंने बायनोमिकल्चर यानी द्वि नामपत्ति का भी विकास किया था। इसके बाद थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिए। थ्री क्लासिफिकेशन हेकल के द्वारा दिया गया है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन भी। ये दोनों का नाम जरूर याद रखें, प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। टू किंगडम क्लासिफिकेशन तो पिछले हाई स्कूल में पूछा ही गया था, तो और यहाँ पर हेकल का भी याद रखिएगा ताकि आने परीक्षा में आने प्रश्न तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाएँ। इन्होंने क्या किया कि एक किंगडम प्लांटिया को रखा, एक एनिमल को, और बाकी जो भी कैरेक्टर प्लांट और एनिमल के साथ नहीं मिलते थे वो बाकी सभी को इन्होंने प्रोस्टिटा में रखा। ये तो कुछ अच्छे ही थे, इनकी भी कुछ दिनों तक इनके नियम को मान्य रखा गया, लेकिन इनके नियम भी बाद में अमान्य घोषित कर दिए जाते हैं। उसके बाद फोर किंगडम क्लासिफिकेशन आता है। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन कैपलन के द्वारा दिया गया था। इन्होंने क्या किया कि एक किंगडम प्लांटिया, एनिमिलिया और प्रोस्टेटा को तो रखा ही, इसके साथ इन्होंने मोनेरा ग्रुप को जोड़ा। आप जरूर इसके स्टेप बाय स्टेप यानी सीरियल याद रखें। यह प्रश्न पूछ सकता है कि मोनेरा को फाइव किंगडम में यानी फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा को किसने जोड़ा, तो कैपलन ने। नाम जरूर याद रखिएगा, ये प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं आपसे। तो इनका भी नियम इसी प्रकार अमान्य घोषित कर दिया जाता है। और नेक्स्ट आता है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन है और यही क्लासिफिकेशन आपको याद भी रखना है। इनका नाम याद रखना है कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन R.H. व्हिटेकर द्वारा 1969 में दिया गया था। ये नेचुरल सिस्टम पर आधारित था, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे नियमों को एक साथ रखकर अध्ययन करने की कोशिश की। अगर आपको हम यह कह दें कि आप क्लासिफिकेशन किसी चीज़ को कीजिए तो आप बहुत से आधार मान सकते हैं। जैसे अगर आपको बच्चे का आधार मानने चाहते हैं तो उम्र के अनुसार उसके दो भागों में बांट सकते हैं, बड़े या छोटे। लड़का लड़की का अगर क्लासिफिकेशन करने के जाए तो आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। यानी इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे नियमों को एक जगह रखकर और क्लासिफिकेशन का नियम दिया। सबसे पहले इन्होंने मोनेरा को रखा, फिर प्रोस्टिटा, फंजाई, प्लांटिया और एनिमिलिया। आपका यह आसान भी याद करने, एनिमल प्लांटिया आपको आसानी से याद हो जाएगा, एनिमिलिया अच्छा से याद हो जाएगा। उसके बाद आता है फंजाई और प्रोस्टिटा और मोनेरा। मोनेरा भी आप याद ही होगा। इसमें सिर्फ क्या इन्होंने जोड़ा, फंजाई को जोड़ा।
तो देखिए इनके आधार क्या क्या थे। पहला ने इनको सेल टाइप रखा, सेल वॉल को देखा, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को देखा, फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन्होंने 5 कैरेक्टर को एक साथ रखकर मोनेरा, प्रोस्टिटा, फंजाई, प्लांटिया और एनिमिलिया को क्या क्या अध्ययन किया। इन्होंने पाया कि सिर्फ मोनेरा को ही प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं रखा। आपको पता होगा कि कोशिकाएं 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो इन्हें प्रोकैरियोटिक में रखा मोनेरा को, बाकी सभी जितने भी प्रोस्टिटा, फंजाई, प्लांटिया, एनीमिया सभी को यूकैरियोटिक में रखा गया। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि प्रोकैरियोटिक उसे कहते हैं जिसकी केंद्रक में कोई झिल्ली नहीं होता है और कोशिका क्या होती है, बहुत छोटी होती है। उसी प्रकार यूकैरियोटिक में केंद्रक का झिल्ली होता है और एक कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं से साइज में बड़ी होती है। इसके बाद नेक्स्ट है सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है कि एनिमल में क्या होते हैं, एब्सेंट होता है। जैसे कि मान लीजिए कि यह सेल है और इसके चारों ओर क्या है, और लेयर होगा, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं, जबकि इस अंदर वाले को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन तो सभी में पाया जाता है, लेकिन सेल वॉल एनिमलिया ग्रुप में नहीं पाया जाता है, प्लांटिया में पाया जाता है और फंजाई में भी, प्रोस्टिटा में भी और मोनेरा में भी। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि प्लांटिया में जो रहता है सेल वॉल वो सेलुलोज का बना होता है, जबकि फंजाई में काइटिन का बना होता है, जबकि और प्रोस्टिटा में ये एब्सेंट भी होता है, कुछ कुछ में नहीं भी होता है, और जबकि मोनेरा में एमिनो एसिड और पॉलीसेकेराइड के बने होते हैं। उसी प्रकार न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो हम आपको स्पष्ट कर दिए थे कि इसमें क्या होते हैं, मोनेरा में एब्सेंट होते हैं, इसीलिए तो ये प्रोकैरियोटिक है, बाकी सब में प्रेजेंट है और इसीलिए ये क्या है, यूकैरियोटिक है। उसी प्रकार बॉडी ऑर्गेनिज्म, और बॉडी ऑर्गेनिज्म का कहने का मतलब है कि जैसे एक सेल है तो सेल से मिलकर क्या बनते हैं, टिश्यू, टिश्यू से मिलकर क्या बनते हैं, ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर क्या बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या होते हैं, एक बॉडी का निर्माण करते हैं। तो प्राइमरी सबसे स्टेज किस में था, तो मोनेरा में था, सिर्फ सेल का ही विकास हुआ था, वो भी पूरी तरह से नहीं। और उसके बाद प्रोस्टिटा हुआ और उसके बाद क्या हुआ, मल्टी सेलुलर लूज टिश्यूज हुए, तो मतलब टिश्यू का तो विकास हुआ लेकिन वो टिश्यू बहुत कमज़ोर थे, लेकिन वही प्लांट में कुछ अच्छे विकास होंगे, उससे अच्छे एक ऑर्गन सिस्टम का विकास हो गया, किस में, एनिमिलिया में आते आते तक। उसके फूड ऑफ न्यूट्रिशन, फूड ऑफ न्यूट्रिशन में सबसे पहले हम लोग एनिमिलिया को देखते हैं। इसमें फूड न्यूट्रिशन हेट्रोफाइजिक होता है, क्या होता है, हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक में भी 2 प्रकार के होते हैं, होलोजोइक और सैप्रोफाइटिक। देखिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक में होलोजोइक और सैप्रोफाइटिक। होलोजोइक में क्या होता है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हेटो टाइप का भोजन लेते हैं, सभी मनुष्य क्या करते हैं, हेटरोट्रॉफिक टाइप का भोजन लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम लोग पहले भोजन को इंजेक्शन करते हैं, मतलब लेते हैं, उसके बाद डाइजेशन, हम लोग को भोजन का पाचन होता है, उसके बाद एसिमिलेशन मतलब क्या होता है, ब्लड में उसका अवशोषण होता है, अब इगेशन मतलब उसके बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर करते हैं। उसी प्रकार सैप्रोफाइटिक में क्या होता है कि ये डाइजेस्टिव फूड को, इसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव फूड को लिया जाता है। तो हेट्रोटाइपिक भोजन कौन करते हैं, मक्खी भी हेट्रोटाइपिक भी भोजन करते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, जैसे किसी भोजन पर क्या करते हैं, अपने सलाइवा को गिला देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, वो भोजन वहीं पच जाता है, उसके बाद इन लोग क्या करते हैं, पहले डाइजेशन तो उसके बाद इंजेक्शन करते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि नेक्स्ट इन लोग का हेट्रोट्रॉफिक हो गया। उससे बाद प्लांटिया का कहते हैं सिटी फोटोसिंथेसिस, यानी ऑटोट्रॉफ, मतलब ये खुद से अपना भोजन क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ऑटोट्रॉफ मतलब खुद से भोजन बनाते हैं, किसी की भोजन पर आश्रित नहीं होते हैं। उसके बाद फिर यूकैरियोटिक भी क्या है, फंजाई कहते हैं। फंजाई का भोजन किस प्रकार करते हैं, ये भी हेट्रोट्रॉफिक ही करते हैं, मतलब ये दूसरे पर ही डिपेंड होते हैं, लेकिन ये सैप्रोफाइटिक मतलब पहले डाइजेस्टिव फूड को लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, पैरासाइटिक कहने का मतलब ये किसी को बीमार करते हैं, और उस पैरासाइटिक मतलब एक को ये लाभ लेते हैं, दूसरे को कहते हैं हानि पहुंचाते हैं। उसी प्रकार करते हैं ऑटोट्रॉफिक में कहता है प्रोस्टिटा को आता है। ऑटोट्रॉफिक क्या कहते हैं, ये भोजन को फोटोसिंथेसिस पर डिपेंड होते हैं, और हेट्रोटाइपिक मतलब भोजन को दूसरे से भी प्राप्त करते हैं और खुद से भी बनाते हैं। और मोनेरा सबसे ज़्यादा
हर तरह से भोजन प्राप्त करने के लिए कैपेबल है, चाहे वो ऑटोट्रोफिक हो। ऑटोट्रोफिक में देखो केमियोथेटिक भी होते हैं, मतलब ये केमिकली अगर कुछ इन लोग को ना मिले तो केमिकल से भी ये भोजन अपना प्राप्त कर लेते हैं। फिर फोटोसिंथेसिस, हेटरोट्रोपिक, और हेटरोट्रोपिक में सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक, सभी प्रकार के नेचर मोनेरा में मिलते हैं। ये प्रश्न पूछता है, इसलिए याद रखिएगा। ये प्रश्न ऐसे पूछता है कि एनिमिलिया जो ग्रुप है वो अपना भोजन कैसे बनाते प्राप्त करते हैं, तो होलोजोई। इस तरह का प्रश्न पूछते हैं फिर एग्जाम में, आप इसे जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप एक चार्ट को देखिए ऑर्गेनिज्म में। ओके, क्या होता है प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, मतलब सेल को हम लोग डिवाइड करते हैं ना दो भागों में, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब के अंदर क्या आता है यूनिसेलुलर, मतलब एक कोशिकीय, तो आता है मोनेरा। मोनेरा को ऐसे याद रखिएगा कि प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर है। उसी प्रकार यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक को फिर दो भागों में बांटा गया है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय, मल्टीसेलुलर मतलब बहुकोशिकीय। और उसके बाद नेक्स्ट यूनिसेलुलर के अंदर फिर पोस्टिटा को रखा गया है। तो हम बता सकते हैं कि पोस्टिटा यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर जीव है। उसी प्रकार मल्टीसेलुलर के अंदर सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल। तो विथ सेल वॉल में क्या क्या आते हैं, विथ सेल वॉल में दो भाग में, फंजाई और प्लांट। तो फंजाई डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, बट प्लांट क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो हो गया, मतलब सेल वाल होते हैं फंजाई में भी और प्लांटिया में भी। उससे पर एनिमिलिया में क्या होता है सेल वाल होता ही नहीं है। बस यही एक कैटेगरी था। यदि आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। मोनेरा, देखिए मोनेरा मोनेरा का खोज किसने किया था, तो मोनेरा का फाइनल को किसने दिया था नाम, तो हम ये बता सकते हैं कि आर.के. व्हिटेकर ने दिया था। मोनेरा में सिर्फ केवल बैक्टीरिया आते हैं। बैक्टीरिया को भी दो भागों में थे, तो बता सकते हैं कि मोनेरा प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर जीव है, यानी बैक्टीरिया सारे मोनेरा में आते हैं। तो बैक्टीरिया भी दो प्रकार के होते हैं, आर्की बैक्टीरिया जिसको हम आर्क बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, यानी यू बैक्टीरिया कहा जाता है। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ, आप एनसीईआरटी बुक को भी आसानी से देख के समझ सकते हैं। चलिए अब बैक्टीरिया को भी हम लोग इनके शेप के आधार पर चार भागों में बांटते हैं। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि बैक्टीरिया का खोज ल्यूएन हॉक ने किया था। ये नोट कर लीजिएगा कहीं कॉपी में, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है प्रश्न, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो बता दें कि जो बैक्टीरिया है वो चार प्रकार के शेप में होते हैं। पहले कोकस, बैसिलस, स्पाइरलम और विप्रो। देखिए कोकस मतलब आप जब खोखते हैं तो आपका मुंह कैसे हो जाता है, तो गोल हो जाता है, यानी गोल गोल जो होते हैं उसको कोकस बोलते हैं। जो रॉड शेप में हो तो कहते हैं बैसिलस होता है, यानी देखिए बैसिलस में डबल एल है, यानी रॉड जैसा, इसीलिए उसको कहते हैं बैसिलस। स्पेरिलम मतलब सांप जैसा होता है, स्पेरिलम मतलब सर्पिला होता है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको। अब विप्रो रो मतलब आप जैसे रोते हैं तो आपका आंसू कैसा बनता है, ड्रॉप शेप में बन जाता है, यानी इसको हम लोग विप्रो, इस प्रकार से आप याद भी रख सकते हैं। चलिए आगे, पहले आर्की बैक्टीरिया का कुछ फीचर को हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछते हैं। अक्सर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाइएगा तो आपको ये सब प्रश्न अवश्य मिलेंगे। देखिए पहले क्या बात है कि ये अत्यंत कठिन वास अन्य स्थानों पर, मतलब ठीक कठिन जगहों पर भी हम लोग रह लेते हैं। कैसे, ये लवणीय क्षेत्र में भी रहते हैं, ये थर्मो एसिडोफिलिस है, मतलब गर्म पानी में भी रह लेते हैं। इसीलिए तो यहाँ जो जीन इंजीनियरिंग जो होता है इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। मिथनोई जेनेसिस है, यानी मीथेन गैस का भी उत्पादन करते हैं। गोबर में, गाय के पेट में ये इस प्रकार के बैक्टीरिया भी मिलते हैं, क्योंकि इनके सेल कोशिका यानी कोशिका भित्ति क्या होता है, इस प्रकार से सर्वाइव करने के लिए क्या होता है डेवलप हो जाता है, मैच्योर हो जाता है।
नेक्स्ट देखिए, आप लोग बैक्टीरिया का कुछ फीचर, उसके बॉडी का नाम, स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ताकि देखिए बैक्टीरिया के 3 लेयर होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और ग्लाइकोग्लाइसिक्स। मतलब कहने का मतलब इसके 3 लेयर हैं और इनर मोस्ट लेयर में इसके एक संरचना बना होता है इस प्रकार का, जिसे हम लोग मीसोसोम्स एंजाइम कहते हैं। यह मीसोसोम्स एंजाइम क्या करते हैं, बैक्टीरिया का श्वसन क्रिया में मदद करता है। एग्जाम पूछ लेता है कि मीसोसोम का क्या वर्क है, तो मीसोसोम क्या करता है, रिस्पिरेटरी सिस्टम में क्या करता है, मदद करता है। इसके अलावा ये तीनों लेयर को मिलाकर एक नाम दिया जाता है, जिसको सेल इन्वेलप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेल इन्वेलप्स कहा जाता है। और इसके संरचना देखिए, इसके जो मीसोसोम्स है उससे एक क्रोमोसोम अटैच होते हैं इस प्रकार, और यही क्रोमोसोम रेप्लिकेट भी करते हैं, और मीसोसोम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन में भी मदद करता है, और इस प्रकार से एक नया डीएनए क्रोमोसोम्स बना लेते हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तो यही है कि जो ये न्यूक्लियो, इसको क्या कहते हैं हम लोग, न्यूक्लियोट्स कहते हैं। देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोट्स कहते हैं, या जीनोफोर भी हम लोग इसी को कहते हैं। किसको कहते हैं, इसी को जीनोफोर भी कहते हैं। इसका काम क्या है, सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम होता है। इसमें क्या होता है, सिंगल सेलुलर क्रोमोसोम्स होते हैं। और देखिए इसमें एक और संरचना होती है इसी प्रकार मीसोसोम जैसा ही होता है, इसको कहते हैं क्रोमेटोफोर बोलते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट बनते हैं। मतलब कहने का मतलब ऐसे बैक्टीरिया जिसमें क्लोरोफिकेशन यानी जो खुद का भोजन बनाने के लिए क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, उसमें क्या होता है, उसको क्रोमेटोफोर कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन के से अटैच होते हैं सारे चीज़। और नेक्स्ट देखिए, सेल मेम्ब्रेन से ही एक अटैच राइबोसोम्स होता है। अब ये प्रश्न हमेशा पूछता है कि इस राइबोसोम्स बैक्टीरिया में यानी बैक्टीरिया में किस प्रकार के राइबोसोम्स पाया जाता है, तो आपको 70S बोलना है। 70S में कैसे, 50 और 30 में डिवाइड करना है, यानी ऊपर वाले जो स्ट्रक्चर है उसको 50S, नीचे वाले को हम लोग SS कहते हैं। यही राइबोसोम्स क्या करते हैं, इस क्रोमोसोम को क्या कहते हैं, पकड़ के और क्या बोलते हैं, प्रोटीन के निर्माण में मदद करते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न कि इसमें सर्कुलेटिव डीएनए पाया जाता है, जिसको हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। देखिए प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेशन डबल स्टैंड सर्कुलर पीसेस ऑफ डीएनए, ये प्रश्न पूछता है। इसलिए आप याद कर लीजिए कि सर्कुलेटेड रेप्लिकेट डीएनए किस में मिलता है, तो वो बताना है आपको बैक्टीरिया में। ओनली प्रोक्रियोटिक्स में पाए जाते हैं सर्कुलर। ये प्रश्न याद रखिएगा, हमेशा ये प्रश्न पूछता है एग्जाम में। इसके अलावा इसके इंक्लूसिव बॉडीज भी होते हैं, जिसमें फास्फेट, साइनोफाइसिस, ग्लूकोजन और स्टार्च मिलते हैं। ये भी प्रश्न पूछते हैं कि मतलब इसमें फूड मटेरियल इस प्रकार के स्टोर करने की एक स्थिति है। देखिए और इसमें इसकी फ्लैजेलाएँ, इसमें क्या होते हैं, फ्लैजेला पाया जाता है इस प्रकार से। और ये फ्लैजेला की विभिन्न स्थितियां हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फ्लैजेला की स्थिति के अनुसार इसका नामकरण भी किया गया है, जो अक्सर प्रश्न में पूछते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको पढ़ेंगे। ये देखिए क्या है, इसका सिलिया है और इसी जगह छोटे छोटे 4-5 क्या होते हैं, इस प्रकार के पिल्ली लगे होते हैं, जो क्या करते हैं, सेक्स कॉन्टेक्चुअल में मदद करते हैं। और मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसी के पिल्ली के द्वारा ही करते हैं। किसके द्वारा करते हैं, पिल्ली के द्वारा ही करते हैं। तो आप इसे यह भी याद कर लीजिएगा। और बाकी नेक्स्ट बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज और भी इसके कुछ पहलू हैं, रिप्रोडक्शन, रिस्पायरेशन, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आज का वीडियो बस इतने ही, लंबा ज़्यादा होता है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो को शेयर करें। और अगर आपको कहीं समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मुझे मोटिवेट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।